हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का डिस्कशन। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है और कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज log x बेस 3, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें अगर, तो आपको क्या पता होता है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि log 4 बेस 2 प्लस log 2 बेस 4, ये दोनों का सम जो है आपका log x बेस 3 से ज्यादा होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो ये 2 है, ये हाफ है ना, तो ये 5/2 हो गया, ग्रेटर देन log x बेस 3। तो x आपका इधर 3 रेज टू पावर 5/2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, कुछ 3 स्क्वायर और इंटू 3 की पावर हाफ लिख सकता हूं इसको, 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर हाफ, तो 9√3 इज ग्रेटर देन x। तो x की वैल्यू आपके पास कैसी है, 9√3 से कम होनी चाहिए। तो 9√3 से छोटे ऑप्शंस आपको मार्क करने हैं। अब 9√3 कितना हो गया आपका, 9√3 आपका हो गया 9 इंटू 1.7 मतलब 15 पॉइंट समथिंग। तो 15 से छोटे जो भी ऑप्शंस हैं वो सभी आपको मार्क करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिग्री मेजर ऑफ ऑल एंगल्स x सच दैट cos की पावर 6 माइनस sin की पावर 6। ठीक है, cos की पावर 6 माइनस sin की पावर 6 प्लस sin स्क्वायर 2x इंटू cos 2x बाई 4 इज इक्वल टू 0, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखो सबसे पहले ये चीज cos स्क्वायर का होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके मैं फैक्टर्स लिख सकता हूं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर लिख सकता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब से a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और प्लस साथ में आपके पास है cos 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं cos 2x ये भी है, cos 2x ये भी है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो कॉमन हो गया आपके पास cos 2x, साथ में बचा आपके पास cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस यहां से sin स्क्वायर 2x बाई 4, तो sin स्क्वायर 2x मतलब 2 sin cos का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो cos 2x आपका 0 हो जाए या फिर ये पूरी चीज 0। ये पूरी चीज क्या है, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, एक यहां से भी 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कि cos 2x इक्वल टू 0 ही केवल पॉसिबल सोल्यूशन है आपके पास। ठीक है, ऐसे सो दैट कि cos 2x आपका 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सम ऑफ सीरीज 100c1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100c2 का स्क्वायर अप टू 100 इंटू 100c 100 का स्क्वायर। तो समेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे लिख सकते हो, r, ठीक है, और 100cr का स्क्वायर। ठीक है, और कहां से कहां तक, r इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक की बात की गई है। ठीक है, तो r जब न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, r इंटू 100cr और एक 100cr आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी r इंटू NCR वाली। कितना होता था, ऊपर वाली चीज सामने आ जाती थी और एक एक स्टेप नीचे चले जाते थे हम। 100cr आपका एज इट इज, r इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, है ना। ये 100 तो खैर कॉमन है, एक तरीके से बाहर निकाल सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 यहाँ पे, है ना, और आपके पास इतनी चीज बची। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो ये सीधा सीधा आपका टाइप 3 था, 99cr माइनस 1 है, इसको आप 100cr को बदल करके लिख सकते हो 100 माइनस r लिख सकते हो। लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो आंसर कितना होगा, 100 तो आपने एज इट इज रखा, इन दोनों का सम 199 और यहाँ पे आपके पास इन दोनों का सम आ जाएगा कुछ 99 के बराबर। अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तो, ठीक है, इतना आएगा ये। ठीक है, अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तो देख लेते हैं कोई टर्म मिसिंग है क्या।
तो 1 से छोटा 0 रख सकते हैं भाई, 1 से 100 तक तो है ना, तो 1 से छोटा रख सकते हैं क्या? 0 रख सकते हैं r को? नहीं रख सकते, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 से छोटा कुछ रख नहीं सकते थे, इसका मतलब उधर साइड में कोई टर्म मिस नहीं हुई। 100 से बड़ा कुछ रख सकते हैं क्या? तो r की जगह क्या हम 101 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, है ना, यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये 1 से छोटा रखें या 100 से बड़ा रखें, कुछ भी रखें, हमेशा इररिलेवेंट टर्म ही बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारी रिलेवेंट टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास दोनों रूट्स के बारे में कहा गया है कि बोथ रूट्स आर कन्फाइंड इन द इंटरवल a to b, मतलब दोनों रूट्स जो हैं आपके a और b के बीच ही एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या होगा? तो लोकेशन ऑफ रूट का बिल्कुल थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या क्या कंडीशन लगाते हैं हम? अगर बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक लाई इन बिटवीन a एंड b, तो क्या क्या कंडीशन होती है? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसके कितने हैं? p/2, p/2 शुड लाई इन बिटवीन a एंड b, ठीक है। वर्टेक्स आपका a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ a, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है, f ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ b शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपके पास कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल बस इतना ही पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरेटिकल, कुछ भी नहीं करना है। One diagonal of a square is the portion of the line 7x plus 5y is equal to 35 intercepted by the axis and extremity of other diagonal is, तो 7x plus 5y is equal to 35, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा? 5,0 और यहाँ पे क्या आएगा? 0,7। तो ये रहा आपका मिड पॉइंट, है ना। डायगोनल को कहा गया कि ये पोर्शन केवल डायगोनल का है, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो सपोज ये BD वाला कोऑर्डिनेट है ना, BD वाला कोऑर्डिनेट है। तो अब आपको क्या चाहिए? एक्सट्रीमिटी ऑफ अदर डायगोनल पूछा जा रहा है, तो मिड पॉइंट से जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट से जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं कितने होंगे? 5/2, 7/2, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो अपने पास 5/2, 7/2 से पास करने वाली एक लाइन जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन की स्लोप कितनी है आपके पास? इस लाइन की स्लोप गिवन है -7/5। तो ये लाइन की स्लोप क्या होगी? 5/7, ठीक है। इसकी स्लोप हो गई 5/7, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y - 7/2 इज इक्वल टू 5/7 इंटू x - 5/2। तो जो भी हमारा डायगोनल होगा, डायगोनल के एंड पॉइंट्स होंगे, वो इसी पे लाई कर रहे होंगे। तो बस सेटिस्फाई करा लिया हमने कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है और लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमने इवन जो डाउट सेशंस थे उसमें भी कर रखा था। ये क्या कहा गया कि एक ट्रायंगल है 1√3, एक कोऑर्डिनेट दिया गया, एक कोऑर्डिनेट दिया गया 2 cos थीटा 2 sin थीटा, 2 cos थीटा 2 sin थीटा, और एक कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको 2 sin थीटा -2 cos थीटा। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो सबसे पहले कि अब ऐसे केसेस में हम क्या कहते थे कि ऑर्थो सेंटर हम निकालेंगे तो है नहीं कि अल्टीट्यूड्स निकालें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, हमें तुक्के से करना पड़ता था। क्या चीज? सरकम सेंटर निकालते थे तुक्के से। तो क्या चीज है यहाँ पे? सरकम सेंटर। देख सकते हैं हम ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा 2 sin थीटा -2 cos थीटा, मतलब हर एक पॉइंट ओरिजिन से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। तो सरकम सेंटर आपका कितना हो गया? ओरिजिन ही हो गया। तो इसका मतलब O जो सरकम सेंटर है वो ये है। G की वैल्यू सेंट्रॉइड से निकाल लेते हैं सीधा, 1 + 2 cos थीटा + 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? √3 + 2 sin थीटा -2 cos थीटा बाई 3, ठीक है। क्या करते थे? ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे HGO 2:1 में, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स G के पता है, तो H के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। H के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास? H का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, मैं 2:1 में है ये, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए A, B, और फिर देख सकते हो
कि a इंटू 0/3, ठीक है, a इंटू 0 प्लस 1 इंटू सॉरी a इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू इतना होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कॉमा इधर है आपके पास √3 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h हो गया आपका h इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और k हो गया आपका 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें या फिर ऐसे कह लो कि ऐड कर लें तो आपके पास साइन थीटा निकल करके आ जाएगा। साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, h प्लस k/4, और कॉस थीटा डिफरेंस से आ जाएगा। कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, h माइनस k/4। दोनों का स्क्वायर्स का सम कितना होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h प्लस k/4 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस k/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि कौन से मतलब इक्वेशंस का जनरल सोल्यूशन 2n पाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव देयर जनरल सोल्यूशन इक्वल टू 2n पाई। तो sin 3x प्लस 3 sin 4x प्लस sin 5x, 2n पाई अगर आप x की जगह रखते हो मतलब अच्छा, हैव देयर जनरल सोल्यूशन इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। चलिए एक बार को इसको देखते जाते हैं अपन। sin 3x और sin 5x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखना है, sin 3x प्लस sin 5x और प्लस 3 sin 4x इज इक्वल टू 0। CD लगा लो, 2 sin 4x cos x प्लस 3 sin 4x इज इक्वल टू 0। तो sin 4x को आपने कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 0 होगा नहीं, ठीक है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो आपके पास बचता यही है कि sin 4x आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो sin 4x 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसका जनरल सोल्यूशन 2n पाई नहीं होगा, इसका जनरल सोल्यूशन हम x की जगह मतलब 4x आपका क्या हो गया, तो sin 4x इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे ना, तो 4x इज इक्वल टू n पाई, सो x इज इक्वल टू n पाई बाई 4, ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। बी पार्ट में देखिए 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 बाई cos x। तो 2 ठीक है, तो अपने अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 tan स्क्वायर x, इसको भी सेक में बदल लें तो ये कितना आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 अगर देखें तो उतना तो 2 sec स्क्वायर x हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 3 sec x। तो 2 sec स्क्वायर x है ना माइनस 3 sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 sec x माइनस sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 sec x माइनस 1 इंटू sec x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। sec x इज इक्वल टू हाफ, ऑब्वियसली वो 2n पाई तो नहीं देगा, और sec x इज इक्वल टू 1। तो sec x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, sec x इज इक्वल टू 1 मतलब cos x इक्वल टू 1, और इसका मतलब x का सोल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n पाई के बराबर आ जाएगा। तो b वाले केस में 2n पाई होगा। सी पार्ट में देखिए क्या लिखा गया है, cos x cos 2x cos 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, cos x है cos 2x है cos 4x है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये चीज समझ में आती है कि बाउंड्री कंडीशन से भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है क्या, देख सकते हैं cos x जो भी होगा वो, या फिर ऐसे ही देख लो डायरेक्टली, तुम sin x से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो sin cos मिलके sin 2x और इसके साथ मिलकर के sin 4x, और ये मिलकर के sin 4 cos 4 मिलकर के sin 8x। ये ध्यान हो, अगर ये पढ़ाया गया था, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है sin 8x बाई 8 sin x, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना बस इससे कुछ खास फायदा है नहीं, ठीक है।
ऐसे ऐसे ही डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं। cos x cos 2x और cos 4x का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये आपका cos 4x जो है, cos 2x भी है, बाउंडेडनेस से हमको रिलेट अगर करना चाहें तो cos x, ये चीज जो है 1 या -1 के बीच रहेगी, ये भी -1 और 1 के बीच, ये भी -1 और 1 के बीच, तीनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही केस हो सकता है कि भाई तीनों +1 हो जाए, ठीक है, ओके। या फिर एक 1 हो और दो -1 हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। बाउंडेडनेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बन पाएगा 1, और तो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि तीनों ही वैल्यूज कैसी हैं, -1 और 1 के बीच में रहती हैं। तो अगर cos x मान लो मैं कहता हूं 1 है, ठीक है, तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी अपने आप, ठीक है। cos x अगर 1 है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि cos 2x तो तुम्हारा कितना होगा, 1 ही होगा भाई। cos x 1 तो cos 2x मतलब कितना, 2 cos स्क्वायर -1, 1 ही होगा। और अगर cos 2x 1 है तो cos 4x भी अपने आप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये आ जाएगी, जबकि cos x अगर आपका 1 है तो अपने आप cos 2x भी 1 हो गया, cos 4x भी 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाली सिचुएशन मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई इसके लिए वैलिड होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। cos x, cos 2x और cos 4x तीनों ही 1 के बराबर हो जाएंगे। दूसरा, cos x अगर मैंने -1 ले लिया तो क्या होगा, तो cos 2x आपका फिर से 1 हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर -1। cos x अगर -1 है तो cos 2x 1 होगा, और अगर cos 2x 1 हुआ तो cos 4x भी 1 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ 2 1 होंगे और एक -1, तो तीनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला कॉम्बिनेशन रॉन्ग है, यही वाला केवल करेक्ट होगा x इज इक्वल टू 2n पाई ले आने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन में sin 3x cos x by 2 इज इक्वल टू हाफ sin 2x, तो इसको 2 को इधर भेज दो, 2 sin 3x by 2 cos x by 2 इज इक्वल टू sin 2x। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 sin a cos b, तो ये कितना आ जाएगा, sin 2x प्लस sin x इज इक्वल टू sin 2x। ये दोनों गए कट, बचा sin x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा, n पाई होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू n पाई इसका सोल्यूशन होगा। जनरल सोल्यूशन इस केस में भी 2n पाई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि DEF GP में है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो dx स्क्वायर प्लस 2EX प्लस f इज इक्वल टू 0 के बारे में आप कमेंट कर सकते हो क्या, कि अगर ये dx स्क्वायर है तो e क्या लिखा है, 2dr, e की जगह पे dr लिख सकते हैं ना। अगर DEF GP में है तो r उनका मान लिया कॉमन रेशियो है, और ये रहा आपका dr स्क्वायर इज इक्वल टू 0। d आपका कॉमन हो गया, बचा आपके पास x प्लस d कॉमन हो गया, x प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रूट क्या होगा, -r होगा, ठीक है, -r, यही आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब r आप कैसे लिख सकते हो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप लिख सकते हो इसको अंडर रूट f बाई डी लिख सकते हो कि नहीं। r स्क्वायर इज इक्वल बाई f की जगह क्या लिखा, dr स्क्वायर, तो r की जगह हमने लिख दिया इसको अंडर रूट f बाई डी, तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता था, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट f बाई डी ले सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट f बाई डी, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया कि ये रूट आ गया दूसरे वाली इक्वेशन का, और दोनों ही रूट्स दूसरे वाली इक्वेशन के यही हैं, तो ऑब्वियसली इसको पहले वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो कॉमन रूट हो पाएगा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को ये वाली चीज भी सेटिस्फाई करती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू एफ बाई डी माइनस 2b, ठीक है, f बाई डी प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है इतना। अब इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं देख लेते हैं। इसको हमने कहा कि a f बाई डी है और प्लस c इज इक्वल टू 2b अंडर रूट f बाई डी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अंडर रूट f से डिवाइड कर दें या f से डिवाइड कर दें, तो a बाई डी प्लस c बाई f से डिवाइड किया हमने पूरे को, तो क्या आएगा, प्लस 2b अंडर रूट 1 बाई एफ डी आ जाएगा।
और एफ डी क्या था, डी एफ जीपी में थे, तो एफ डी वॉज इक्वल टू ई स्क्वायर, सो ए बाई डी प्लस सी बाई एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 2b बाई ई। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों टर्म्स कैसे होंगे, a बाई डी, b बाई ई, है ना, और c बाई एफ, ये AP में है। तो इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में पूछा जा रहा है, इनके रेसिप्रोकल्स कैसे हो जाएंगे, HP में हो जाएंगे फिर। तो 9 नंबर का MCQ देखते हैं आगे क्या कहा गया, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, है ना, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a। ओके, k1 k2 k3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, k1 को लिख, k1 इंटू, नहीं सॉरी, जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है x इज इक्वल टू लॉग b a रेज टू पावर k1, तो a रेज टू पावर k1 इज इक्वल टू कितना हो गया, b रेज टू पावर x, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में आपके पास क्या कहा गया है कि b रेज टू पावर k2, ठीक है, a रेज टू पावर k1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर x, b रेज टू पावर k2 इज इक्वल टू c रेज टू पावर y, ठीक है। और लास्ट वाला आपके पास क्या है, c रेज टू पावर k3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर z, ठीक है। k1 k2 k3 इज इक्वल टू बोला गया, ठीक है। देखते हैं k1 को क्या लिख सकते हो आप, log a b रेज टू पावर x लिख सकते हो। यहां से k2 को क्या बोल सकते हो, log b यहाँ पे c रेज टू पावर y, और k3 को क्या लिख सकते हो, log c यहाँ पे a रेज टू पावर z, ठीक है। अब आपको तीनों का प्रोडक्ट करना था, ठीक है। अच्छा, पहले भी हमें कुछ चीज़ें दे रखी थी कि a रेज टू पावर x जो है आपका b के बराबर है। चलिए इस बात को लिखते हैं हम, log a b लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y log c b, और इसको लिखा जा सकता है z log c लिख सकते हैं। तो आप देखो a रेज टू पावर x आपका b के बराबर था, मतलब log b टू द बेस से कितना आएगा, x आएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से log c टू द बेस b कितना आएगा, y, तो ये y स्क्वायर हो गया, और z इंटू log a बेस c, ये z स्क्वायर हो गया। तो दिस इज बेसिकली x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, k1 k2 k3 इज इक्वल। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हो कि ए बी सी का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, ए बी सी का प्रोडक्ट है ना, तो वो कितना आ रहा है, क्योंकि वो भी ऑप्शंस में प्रेजेंट है ए बी सी। तो ए बी सी आप देखिए, ए बी सी कितना आ जाएगा, ए बी सी आपके पास ए है आपका ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है, सॉरी, ये एक्स हमारा आया है log b टू द बेस ए, y आया है आपका log c टू द बेस b, और z आया है आपका log a टू द बेस c। आप देखो x y z का अगर प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, log b बाई log a, log c बाई log b, log a बाई log c, प्रोडक्ट हो गया 1। तो x y z का प्रोडक्ट कितना है 1। तो k1 k2 k3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, k1 k2 k3 का प्रोडक्ट वो कितना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो भी कितना हो गया 1 के बराबर ही हो गया। तो 1 कहिए चाहे एक्स वाई जेड कहिए, चाहे हाँ एक्स वाई जेड या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब बराबर ही है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 के नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बोला गया है, तो मतलब क्या है कि ये चीज 1 से स्टार्ट होगी, ये भी 1 से, ये भी 1 से और ये भी 1 से। तो पहले क्या करते हैं, सबको 1 1 1 दे दो, ठीक है। तो सबको 1 1 दे दिया, तो फिर अब आपके पास बचा 6। सबको अगर 1 दे दिया, 10 ऑब्जेक्ट्स थे, एक एक सबको दे दिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। अब लेकिन सब क्या है, 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, 6 प्लस n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो 6 कितने हैं, 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9c3, ठीक है,
ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल करके देख लो कि ये किससे किससे डिविजिबल होता है। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला गया है कि इस साइड्स ABC है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन cos A by A plus cos B by B plus cos C by C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो cos A by A फॉर्मूला रख दे, ठीक है, समेशन cos A by A, यही कहा गया है ना। तो दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2ABC, यही है। तो सब कितना आएगा, देखो पहला वाला टर्म यही है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2ABC, दूसरा वाला टर्म है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2ABC, है ना, और तीसरा वाला टर्म है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2ABC। तो सम कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2ABC के बराबर हो गया। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दीजिए कि A प्लस B प्लस C कितना है आपका 11, ठीक है, समेशन ओवर AB कितना है आपका 38 और ABC कितना है आपका 40 के बराबर। तो ABC तो आप यहाँ पे रख दोगे, बाकी यहाँ से देख लो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ओवर AB के बराबर। तो अब इस डेटा से आप निकाल सकते हो ये पूरी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि इक्वेशन है और इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो देन द इंटरवल ऑफ p, तो d आप निकालो कितना आएगा cos स्क्वायर p माइनस 4 साइन p इंटू cos p माइनस 1, ठीक है, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपका कितना आ गया cos स्क्वायर p माइनस का 4 साइन p cos p प्लस का 4 साइन p। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे जो मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जो अच्छा पार्ट है, हमने क्या किया कि 4 साइन स्क्वायर p, ठीक, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या किया 4 साइन स्क्वायर p ऐड कर दिया, ये टर्म लिख दी, 4 साइन p ये रहा, और सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 साइन स्क्वायर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपके पास लिखा है cos p माइनस 2 साइन p का होल स्क्वायर प्लस साथ में है 4 साइन p इंटू 1 माइनस साइन p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। ये वाली टर्म भी अगर आप देखो तो ये तो चलो पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 पे मल्टीप्लिकेशन में साइन p इंटू 1 माइनस साइन p। अगर साइन p आपका पॉजिटिव हो जाए तो श्योर है हम कि इक्वलिटी हो, मतलब ये इस तरीके की इक्वलिटी होल्ड करेगी। साइन p अगर आपका पॉजिटिव हो जाए तो भाई देखो ये टर्म पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही, और ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन p अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, और इसका मतलब क्या है कि p आपका 0 से पाई के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो सीरीज दी गई है 8 समेशन ओवर, अगर देखा जाए इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो 8r है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 5 है, फिर 65 है, और लास्ट में आप देखो 2 की पावर, अच्छा 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, ठीक है। तो 8 इंटू 1 8 इंटू 2 8 16 24 ऐसे करके वो टर्म्स लिखी हुई हैं, और नीचे है आपका 5 65 3 24, ठीक है। तो 5 65 3 24, और इस सीरीज में हम तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनकी सीक्वेंस देखो 5 65 3 25 ये सब है ना। अब देखो ये क्या है 4 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या है 4 इंटू 16, ठीक है, प्लस 1, फिर ये क्या है 4 इंटू 81 प्लस 1, ठीक। तो आप कह सकते हो कितना हो गया 4r की पावर 4 प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। 4 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1, 4 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1, 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1, यही सारे टर्म्स आपके पास बन गए।
ठीक है, तो 8r अपॉन 4r प्लस 1 इसका करना है आपको, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो r स्टार्ट हो रहा है 1 से, और अगर आप इसको लास्ट वाली टर्म से डिनोमिनेटर को कंपेयर करो और इवन न्यूमरेटर को भी, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक करना है। कैसे कर सकते हैं ब्रेक? ये वाला हमने कहा था कि इस तरीके की चीजें आपको फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेंगी। 8r और नीचे इसका फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 1, अगर 4r स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, कर सकते हैं, इतने पोर्शन को एक साथ ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीशन ओवर 8r अपॉन, ये देखो 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर, यही बन गया। दिस इज इक्वल टू समीशन ओवर 8r अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो प्लस 2r और एक बार माइनस 2r। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको आप मेथड ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4r है डिनोमिनेटर का, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया 2 बाहर समेशन ओवर 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, और डिवीजन में आपके पास ये दोनों है, लिख दिया, डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ये। 8r को इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में हमने आसानी से ब्रेक कर लिया, बहुत ज्यादा इसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली कितना है, 4r है, तो 2 बाहर निकाला, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया 2 समेशन ओवर दिस थिंग अपॉन दिस इनटू दिस माइनस दिस थिंग अपॉन दिस इनटू दिस, तो 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 से ये वाली टर्म कट जाएगी, मतलब क्या कह रहे हैं अपन, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस यहाँ पे 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, कितना आएगा, 2 समेशन 1 अपॉन 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, क्या आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब r की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म बन जाएगी, 2 तो है ही, 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1 अपॉन 5, सेकेंड टर्म 2, यहाँ पे r की जगह 2 रखा तो कितना बनेगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 माइनस 4 1 बाई 5 माइनस 1 अपॉन r की जगह 2 रखा तो 8 प्लस 4 प्लस 1 13, तो ये देख सकते हो कैंसिलेशन तुम्हारे पास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 16 टर्म तक जाना है। ठीक है, तो T16 में क्या आएगा, T16 में आपके पास आएगा 2 इंटू, इधर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो चुकी होगी, माइनस आपके पास आएगा 1 अपॉन r की जगह 16 रख दिया, 2 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1। ठीक है, तो सम आप करोगे तो सम कितना आने वाला है, सम आने वाला है 2 कॉमन, इधर से 1 बचा माइनस इधर से बचा 1 अपॉन, ये कितना है 2 इंटू 256 512 और 32 544 और प्लस 1 545, ये आपके पास बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा गया है साइन 3 थीटा के एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है। ठीक है, और साइन थीटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, साइन थीटा की जगह रख दो एक्स प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, यही लिखा हुआ है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बाई 8 इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, इतना के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ठीक है, देखिए ये आपके पास 4 से 8 कर गया 2 टाइम्स, तो 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, ठीक है, बाई 2,
इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अच्छा 3x प्लस 1/x माइनस एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है देखते हैं। इसके बाद 3 इंटू ये x प्लस 1/x माइनस इधर क्या आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x/2। तो ये तो दोनों सीधा सीधा कट गए, बाकी क्या बचा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है। ऑब्वियसली वही क्या होगा k के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे समेशन ओवर साइन रेज टू पावर k x, और k इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट किया 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो देखिए आप साइन क्यूब x आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है भाई, ये अगर आप समेशन के फॉर्म में है, अगर इसको पूरा एक्सप्रेस करोगे तो क्या बनेगा k इक्वल टू 3 रखा पहली टर्म, k इक्वल टू 4 से दूसरी टर्म, ऐसे करके आपके पास इनफाइनाइट तक टर्म्स होंगी। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो साइन एक्स, यही होगा इनफाइनाइट सीरीज का सम। x की जगह आपको क्या रखना है, बस π/6 रख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। लेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x रेज टू पावर 9 हैज द वैल्यू p एंड q। अच्छा, एंड q बी द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इट्स मिडिल टर्म। ठीक है, तो आपको x स्क्वायर माइनस 1/x रेज टू पावर 9, ठीक है, अगर इसके मिडिल टर्म देखें तो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे देख सकते हो। इसमें कितने होंगे टर्म एक्सपेंशन में, 10 टर्म्स होंगे, 9 है ना, तो 10 टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में। और 10 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 5th और 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो T5 क्या होगा 9C4 और T6 में 9C5। ठीक है, निकालते हैं T5 क्या आएगा 9C4 x स्क्वायर की पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, और -1/x की पावर में 4 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर की पावर में 4 -1/x की पावर में 5। ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना निकल कर क्या रहा है 9C4 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे 9C5, ठीक है, 1 और एक -1। ठीक है, तो Q क्या है आपका इन दोनों का सम 9C4 और -9C5 का सम कितना हो गया, वो 0 के बराबर हो गया। कोफिशिएंट 9C5 नहीं है, कोफिशिएंट में एक -1 भी तो आएगा ना, तो T6 का कोफिशिएंट क्या है -9C5, तो Q की वैल्यू 0 हो गई। P इंडिपेंडेंट टर्म था, इंडिपेंडेंट टर्म निकालिए, जनरल टर्म लिखिए 9CR x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r -1/x की पावर में r, तो 9CR x की पावर में 18 माइनस 3r -1 की पावर r। तो r की वैल्यू ऑब्वियसली आपको इंडिपेंडेंट टर्म के लिए कितनी चाहिए 6 चाहिए, तो r की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। p क्या बोला है वैसे उसने, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हैज द वैल्यू p, तो r की जगह आपने 6 रखा 9C6, ठीक है, -1 की पावर में 6, तो 9C6 ये आपका आ गया p। p की वैल्यू कितनी है 9C6 है, q की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, और p माइनस q फिर कितना हो गया 9C6 के बराबर ही हो गया। तो 9C6 कहिए चाहे तो 9C3 कहिए, बात दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि लॉग इनइक्वालिटी आसान सी दे रखी है, तो 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 1, यही हो जाएगा, लॉग हटाएंगे। और आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक और कंडीशन डोमेन की लगती, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। जो भी सोल्यूशन सेट आएगा वो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1। तो आसान सा क्वेश्चन, इसको इस साइड लेते आए, ग्रेटर देन 0 किया, -5 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो 5 अपॉन 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो x लेस देन हाफ, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, 8th वाले में सिंगल चॉइस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, BC प्लस CA प्लस AB, BC प्लस CA प्लस AB रेज टू पावर 10, इसके एक्सपेंशन में क्या निकालना है, A रेज टू पावर 10, B रेज टू पावर 7 और C रेज टू पावर 3, ये फाइंड आउट करना है। मल्टीनोमियल थ्योरम वाला क्वेश्चन,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, नोट्स में देखेंगे आप। ए बी सी की पावर 10 आपने कॉमन कर लिया, बाकी बचा आपके पास ए की पावर -1, बी की पावर -1 और सी की पावर -1 रेज टू पावर 10। ठीक है, ए बी सी कॉमन ले लिया तो ए बी सी की पावर 10 बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा। क्या चाहिए इसमें? ए की पावर 10, बी की पावर 7, सी की पावर 3। तो ए की पावर 10 तो यहां पहले से है, तो इसमें से क्या चाहिए? ए की पावर 0। बी की पावर 10 यहां पहले से है, 7 तक पहुंचना है, तो इसका मतलब बी की पावर -3 रिक्वायर्ड होगा। और सी की पावर 10 पहले से है, सी की पावर 3 तक पहुंचना है, मतलब ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम डायरेक्टली लगा दें। क्या आएगा कोफिशिएंट? 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, b -1 की पावर 3 करोगे तो यहां पहुंचोगे 3 फैक्टोरियल, c -1 की पावर 7 करोगे तो यहां पहुंचोगे, यही हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो ये आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस रहे।